हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ मैनेजमेंट स्किल्स फॉर एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजिंग फॉर वैल्यू क्रिएशन। तो आइए अब हम देखते हैं पहला मैनेजरियल स्किल्स। पहला टॉपिक हमारा क्या है? मैनेजरियल स्किल्स। एंटरप्रेन्योर के अंदर मैनेजरियल स्किल्स क्यों होनी चाहिए, उसके रीजन देखो। ये आपको क्या करती है, लोकल रिसोर्सेज में भी या लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी गेन करके देती है या डेवलप करके देती है। ठीक है, आप अगर आपके अंदर एक अच्छा मैनेजरियल स्किल है तो आप क्या कर लेते हो, लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आप अपनी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेते हो, लोकल रिसोर्सेज में भी आप क्या कर लेते हो, एक अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के आप अपने बिजनेस को क्या करवा सकते हो, ग्रोथ दिलवा सकते हो। अब देखो दूसरा, देखो ये आपको क्या करती है, प्रभावी नेतृत्व करने के लिए भी आपको इंश्योर करती है। मतलब आप अगर अच्छी लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है तो आप अपनी बिजनेस की अच्छी ग्रोथ करवा सकते हो, बिजनेस की अच्छी प्रोडक्शन करवा सकते हो, अपनी कस्टमर वैल्यूज बढ़ा सकते हो, स्टेक होल्डर वैल्यूज बढ़ा सकते हो। तो आपको एक क्या होना चाहिए, बेहतर और एक अच्छी गुड लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर क्या करती है, जनरेट करती है, डेवलप करती है। ठीक है, तीसरा देखो, आप हमेशा एम्प्लॉय को एक एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने को मोटिवेट करते हो। ठीक है, तो क्या करते हो, एम्प्लॉय को हमेशा मोटिवेट करते हो, किसके लिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, अब देखो चौथा पॉइंट क्या है, आप हमेशा इंडस्ट्री और उससे रिलेटेड जो भी कनेक्शन है उसके बीच में आप क्या करते हो, प्रॉपर तरीके से अपना तालमेल बना के रखते हो। ठीक है, तो ये आपको किस में भी हेल्प करता है, आपको एक अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में और उससे रिलेटेड जो भी रिलेशंस हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड, उसमें क्या करती है, तालमेल बैठाने में भी आपको हेल्प करती है। अब देखो एक पॉइंट क्या है, फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। आप क्या करते हो, एक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज की सुविधा आपको मिलती है, जिससे क्या होती है, आपका मॉडल भी बूस्ट होता है और स्किल्स में भी अपग्रेडेशन आते हैं। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट क्या दे रहा है, आप क्या करते हो, आप अपने इसके हेल्प से आप अपने नॉलेज को और अपने प्रोडक्टिविटी को क्या करते हो, एक्सपेंड करते हो। अगर आपके अंदर अच्छी गुड क्वालिटी ऑफ मैनेजरियल स्किल है तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या करोगे, अपने स्किल के हेल्प से इंक्रीज करवाओगे और अपने नॉलेज को भी आप एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्लास पॉइंट क्या है, ये आपको गुड मैनेजरियल स्किल जो है आपको हमेशा मार्केट की कंपटीशन बनाए रखने में भी हेल्प करती है। ठीक है, अगर आपके अंदर एक अच्छी स्किल्स है तो आप हमेशा मार्केट डिमांड को पहचान लोगे, उस हिसाब से आप अपनी प्रोडक्शन करोगे, जिससे आपकी क्या हो, मार्केट में कंपटीशन बनी रहे। अब देखो दूसरा क्या है, सेकेंड क्या है, डिस्कस द मैनेजरियल स्किल दैट आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। मतलब सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको कौन कौन से मैनेजरियल स्किल आने चाहिए। पहले मैंने आपको बता दिया क्यों आने चाहिए, अब मैं बताऊंगी कि कौन कौन से स्किल आने चाहिए। तो पहला क्या दिया हुआ है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो, हाँ, वो क्या करनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। आप अपने टास्क को क्या दो, प्रायोरिटीज दो, जो भी उससे रिलेटेड उस टास्क के परफॉर्मिंग में या टास्क के फॉर्मिंग में या प्रोडक्शन के फॉर्मिंग में जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको आप इग्नोर करते हुए अपने टास्क को इम्पोर्टेंट दो और ज्यादा से ज्यादा काम कम समय में आप कंप्लीट करो। मतलब ज्यादा से ज्यादा काम आप क्या करो, कम समय में कंप्लीट करो। ऐसा आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल आनी चाहिए। ठीक है, और देखो बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट, एवरी एंटरप्रेन्योर नीड्स टू डेवलप अ बिजनेस प्लान। बिजनेस मैनेजमेंट ओवरऑल क्या करती है, आपको एक ऐसी सुविधा देती है जिससे आप एक आइडियल मार्केट ढूंढते हो। दूसरी, आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी डिमांड आ रही है उसको आप आइडेंटिफाई करते हो। और तीसरी, कौन से पर्टिकुलर एरिया में, कौन सा पर्टिकुलरली इंडस्ट्री या पर्टिकुलर बिजनेस फिट होनी चाहिए, इसकी भी आपको क्या देती है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आपको देती है। अब देखो तीसरा है एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है आपके प्रोडक्शन में। अगर आप स्किल बेस्ड एम्प्लॉयर हायर कर रहे हो तो आपको एक प्रॉपर, आपके पास एक मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए जिससे आप एम्प्लॉय के स्किल को हेल्प
एम्प्लॉय के स्किल्स की हेल्प से आप जो भी प्रोडक्शन करना चाह रहे हो वो आप कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवा सको और अपने प्रोडक्शन की परफॉर्मेंस को क्या कर सको, इंक्रीज करवा सको। ये आपको कैसे होगा, एक अच्छे स्किल्ड एम्प्लॉयर की हेल्प से। तो आपको क्या करना है, हमेशा अपने एम्प्लॉयर को मोटिवेट करते रहना है, अपने जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड उन्हें हमेशा प्रेज करना है, उन्हें इंसेंटिव देना है, रिवॉर्ड देना है, उन्हें हमेशा मोटिवेट रखना है कि उन्हें अपनी प्रोडक्शन हमेशा कंटिन्यू रखें। इनसे क्या होगा, बिजनेस ग्रोथ आपकी बढ़ती है। चौथा देखो, कस्टमर मैनेजमेंट। कस्टमर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस वजह से क्योंकि लास्टली आपको कस्टमर से ही इंटरेक्ट करना है, जो भी आप प्रोडक्ट कर रहे हो उसको आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करवा के कस्टमर को ही बेचना है। तो आपको एक ऐसी स्किल्स आपके अंदर कस्टमर मैनेजमेंट स्किल रहनी चाहिए जिससे आप क्या कर सको, कस्टमर को अपने प्रोडक्शन के से रिलेटेड उन्हें कन्विंस कर सको ताकि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को वो खरीदे। और जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जो कि पहले से आपके कस्टमर बने हुए हैं, उनसे हमेशा रिलेशनशिप अच्छी बना के रखो। कितना बार ऐसा होता है कि नए कस्टमर बनाने के चक्कर में बहुत सारे बिजनेस में अपने पुराने कस्टमर से रिलेशनशिप खराब कर लेते हैं। लेकिन आपके क्या होना चाहिए, प्रॉपर कस्टमर मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए जिससे आप एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी रिलेशन अच्छा बना रखो और फ्यूचर कस्टमर से भी आप अपना अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो। अब देखो, एक क्या है, पांचवा क्या है, सेल्स मैनेजमेंट। जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसको आपको क्या करना है, लास्टली सेल करना है। सेल करना है कस्टमर के पास। तो सेल्स करने में भी बहुत सारी चैलेंजेस आती है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आप मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करो और वो बिक जाए, ऐसा नहीं है। तो आपको एक प्रॉपर सेल्स मैनेजमेंट एक्टिविटीज भी आपके अंदर आनी चाहिए जिससे जो भी सेल्स से रिलेटेड आपको चैलेंजेस या इंटरप्शन आ रही है उसको आप क्या कर सको, फेस कर सको। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक तरीके का ऐसा मैनेजमेंट स्किल है जिसमें आप क्या करते हो, एक अपने जो भी फंड है या जो भी आप फंड आपको इन्वेस्टर प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आप क्या कर सको, रियल वे में, आइडियल वे में यूटिलाइज कर सको। आप जो भी बिजनेस अपना स्टेबल कर रहे हो, ठीक है, जो भी बिजनेस आप स्टेबल कर रहे हो उससे रिलेटेड फाइनेंशियल एक्टिविटी अगर आपके अकाउंटेंट देख रहे हैं तो भी आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड सारी नॉलेज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सारी चीजें आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड आपको एज एंटरप्रेन्योर पता होना चाहिए। भले वो आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी अकाउंटेंट ही क्यों ना कर रहे हो, बट फिर भी एज एंटरप्रेन्योर आपको सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो, लास्ट क्या दिया हुआ है, बिजनेस मैनेजमेंट। वो क्या था, बिजनेस प्लानिंग। सॉरी, यहाँ पर देखो मैंने पहले जो बताया था वो बिजनेस मैनेजमेंट नहीं है, वो बिजनेस प्लानिंग है। ठीक है, प्लानिंग रख लो या मैनेजमेंट रख लो, दोनों बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो, बिजनेस मैनेजमेंट फॉर बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल मैनेजमेंट। मतलब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक क्या होना चाहिए, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। किससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, परचेजिंग, सप्लाई चेन, ह्यूमन रिसोर्सेज, पब्लिक रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब चीज की थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जिससे आप अपने बिजनेस की ग्रोथ करवा सकते हो। ठीक है। अब देखो, अब क्या पढ़ना है, वैल्यू क्रिएशन। ठीक है, वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन का की मतलब वर्ड से ही आप समझ में आपको आ रहा होगा कि वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है, क्रिएट अ वैल्यू। मतलब आपको किसी भी चीज का आपको वैल्यू क्रिएट करना है। ठीक है, क्रिएट अ वैल्यू मतलब आपको अपनी वैल्यूज क्या रखना है, क्रिएट करके रखनी है जिससे क्या हो, कस्टमर की डिमांड बढ़े। अब देखो, वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स आउटपुट विच आर मोर वैल्यूएबल देन इनपुट। मतलब ये एक तरीके का ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, एक आउटपुट क्रिएट करते हो जिसकी वैल्यू इनपुट से ज्यादा होती है। ठीक है। अब देखो, दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है, द क्रिएशन ऑफ वैल्यू इज द कोर पर्पस एंड सेटल फोकस ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज। देखो इकोनॉमिक, अब देखो सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, क्रिएशन ऑफ वैल्यू इज द कोर पर्पस। वैल्यू का क्रिएशन जो होता है वो बहुत ही, वो क्या होता है, एक तरीके का कोर पर्पस होता है क्योंकि अल्टीमेटली जो भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है, इनकम कमाना। इनकम वो कैसे कमाएंगे, जब उनकी प्रोडक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो। तो सेंटर इनका क्या होता है, सेंट्रल फोकस ही क्या होता है, इकोनॉमिक एक्सचेंज का।
इसी इकोनॉमिक एक्सचेंज की वजह से ही अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ वैल्यू क्रिएशन फोकस ऑन फर्म आउटपुट एंड प्राइस। ट्रेडिशनल मॉडल जो वैल्यू क्रिएशन का है वो किस पे फोकस करता है, फर्म्स के आउटपुट पे, फर्म्स के प्रोडक्शन पे, और क्या करके उसकी प्राइस पे, ठीक है, कि कितना प्रोडक्शन में प्राइस लग रहा है और कितना में बेचना है। जो उन दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज आ रही हैं वही अल्टीमेट क्या होती है, प्रॉफिट गेन होती है। ठीक है, कि आपने कितना में आप प्रोडक्शन किया है और कितना आप बेच रहे हो। ऑब्वियसली नुकसान में बेचोगे नहीं, या फिर जितना प्रोडक्शन लगा उतना में तो बेचोगे नहीं, कुछ प्रॉफिट करके ही बेचोगे। तो अल्टीमेटली सबका गोल क्या होता है, प्रॉफिट गेन। इसका प्रॉफिट गेन किससे आती है, आपकी कस्टमर वैल्यूज से आती है, या फिर आप अपने प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ाते हो तो आती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज परफॉर्मेंस ऑफ एक्शन दैट इंक्रीजेज द वर्थ ऑफ गुड सर्विसेज और इवन अ बिजनेस। ये एक तरीके का क्या है, ऐसा एक्शन का परफॉर्मेंस है जिसमें आप अपने गुड्स, सर्विस और इवन की बिजनेस उसकी क्या करवाते हो, वर्थ या मनी वैल्यू या फिर एक्सचेंज वैल्यू या फिर वैल्यू को ग्रोथ दिलवाते हो। ठीक है, चौथा देखो, मैनी बिजनेस ऑपरेटर नाउ फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन बोथ इन, मतलब जितने भी बिजनेस ऑपरेटर है उनका फोकस ही क्या होता है, वैल्यू क्रिएट करके रखना। कैसे, दो तरीके से। पहला कस्टमर वैल्यू, कस्टमर्स वैल्यू, दूसरा क्या हो गया, स्टेक होल्डर वैल्यूज, होल्डर वैल्यू। मतलब जितने भी बिजनेस ऑपरेटर होता है उनका दो मेन फोकस होता है कि वो हमेशा कस्टमर वैल्यूज उनकी बढ़ती रहनी चाहिए और स्टेक होल्डर वैल्यूज भी उनकी बढ़ती रहनी चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन वैल्यू बना के रखते हैं या बढ़ा के रखते हैं। अब देखो, कितने लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि प्रोडक्शन वैल्यू क्या हो रहा है, कस्टमर्स वैल्यू क्या होता है, स्टेक होल्डर वैल्यू क्या हो रहा है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे सीखो, जैसे कोई भी टॉय है, ठीक है, वो 100 रुपए में बिक रही है। ठीक है, अब कोई भी कस्टमर उस टॉय को खरीद रहा है और वो देख रहा है कि वो 2 दिन के बाद क्या हो जा रही है, वो टूट जा रही है। तो यहाँ पर अब वो कस्टमर वो दोबारा वो टॉय कभी नहीं खरीदेगा। अब वही दूसरी दुकान में वो जा रहा है, वहां पे उसको 100 रुपए में ही वो दुकान मतलब वो टॉय मिली है। अब उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, टॉय की ड्यूरेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। वो देख रहे हैं कि वो टॉय टूट ही नहीं रहा है। तो ये क्या हो गया, कस्टमर, उनकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या बढ़ गई, कस्टमर की नजर में वैल्यू बढ़ गई। इसको ही हम कहते हैं प्रोडक्ट की वैल्यू। मतलब आप क्या करो, आप अपनी क्वालिटी, अपनी जो परफॉर्मेंस है प्रोडक्ट की, वो आप क्या कर सको, बढ़ा के इंक्रीज करके रखो, जिससे कस्टमर की डिमांड बनी रहे, कस्टमर वैल्यूज रहे। यही इसी को कहते हैं कस्टमर रिलेशन बना के रखना। ठीक है, अब ये जो कस्टमर है, ये इन्होंने जो यूज किया, देखो 100 रुपए में यहाँ भी मिल रहा है, वही 100 रुपए में यहाँ भी मिल रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, अपना परफॉर्मेंस, जो भी प्रोडक्ट उन्होंने बनाया है, जो भी टॉय, उनकी क्या किया, परफॉर्मेंस इंक्रीज करके रखी है। इस वजह से क्या हुआ, उसकी टॉयज में क्या है, ड्यूरेबिलिटी है। इससे क्या हो गया, कस्टमर्स की वैल्यू बढ़ गई। आप देखो, कस्टमर की वैल्यू बढ़ती है तो लास्टली क्या होता है, बिजनेस में गेन बढ़ता है, बिजनेस को क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अब देखो, जब बिजनेस प्रॉफिटेबल अगर है तो यही देख के स्टेक होल्डर भी इन्वेस्ट करते हैं। स्टेक होल्डर भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है, ये देखते हैं कि अगर ये बिजनेस प्रॉफिटेबल में होगी तो स्टेक होल्डर ही क्या में होगा, प्रॉफिटेबल में होगा। क्योंकि अल्टीमेटली इनका काम है बिजनेस में पैसा लगाना और क्या करना, प्रॉफिट गेन करना। ठीक है, देखो ये इसी तरीके से, ये देखो, ये चाहे तो सारे बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो इनको प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, ये क्या देखते हैं, ऐसा बिजनेस देखते हैं जिसकी क्या हो, कस्टमर वैल्यू ज्यादा हो। कस्टमर वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है। इसलिए क्या होगा, स्टेक होल्डर की भी जो भी शेयर बनती है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो यही हो गया आपका स्टेक होल्डर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू। आई होप आप लोगों को समझ आया। अब देखो, आसान भाषा में समझते हैं वैल्यू क्रिएशन क्या होता है। ठीक है, देखो, विदाउट वैल्यू क्रिएशन बिजनेस वुडंट बी बिजनेस एट ऑल। थिंक ऑफ वैल्यू क्रिएशन एज द ग्राउंड फ्लोर ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, वैल्यू क्रिएशन का थिंकिंग क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, मतलब वो एक पहला स्टेप होता है। और जैसे जैसे आप अपनी वैल्यू को क्रिएट करते हो तो आप क्या करते हो, हर एक सीढ़ी बढ़ते जाते हो और लास्ट जो सीढ़ी होता है वहीं पर वही क्या होता है, आपका कस्टमर वैल्यू। ठीक है, वहां पर कंज्यूमर आपको वेट कर रहे होते हैं, कस्टमर वेट कर रहे होते हैं, आप जो भी प्राइस आप रखे हुए हो वो देने के लिए। तो क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर होता है, मतलब पहला स्टेप होता है।
अगर आप उसको क्या करते हो, लगातार इंक्रीज करते जाते हो, अपने क्रिएशन और मतलब वैल्यू क्रिएशन को इंक्रीज करते जाते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है जहां पर कस्टमर वेट कर रहे होते हैं कि उनके डिमांड के हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट मिले, जिससे क्या वो आप उससे जितना भी पैसा मांगोगे वो आपको देंगे। जैसे एग्जांपल रख लो एप्पल का। एप्पल अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी इंक्रीज कर दी है कि कस्टमर, कहने को एप्पल बहुत महंगी है लेकिन कस्टमर ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कस्टमर पेमेंट एप्पल की फोन नहीं ले रहे हैं कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को ये लग रहा है ना कि जितना उनका पैसा लगा है उसमें उनको पूरी तरीके के परफॉर्मेंस, उनके प्रोडक्ट में पूरी परफॉर्मेंस मिल रही है, उनका जो वैल्यू फॉर मनी है वो बिल्कुल क्या है, जायज है। तो ये होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो, फार्मर क्या करता है, फार्मर का काम ही क्या होता है, अपने लैंड का, इक्विपमेंट का, लेबर, सीड्स एंड जितनी भी उससे रिलेटेड सोर्सेज हैं उनसे क्या करना है, एक वैल्यू क्रिएट करना। एक सिंपल लैंड से तो कोई वैल्यू क्रिएट नहीं होगी। अगर अब देखो लैंड में वही खेती हो गई, जैसे गेहूं उग गया तो गेहूं क्या हो गया, वो एक वैल्यू जनरेट करके दे दी फार्मर के लिए। गेहूं से वो क्या कर सकते हैं, लास्ट में क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ मनी ही तो करते हैं अपनी इकोनॉमी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने अपने लैंड का क्या किया, वैल्यू बढ़ाया। कैसे, गेहूं को आके, ठीक है, गेहूं को उगा के उन्होंने क्या किया, लैंड की वैल्यू जनरेट कर ली। और लास्ट में क्या हुआ, उनकी कस्टमर वैल्यू भी बढ़ गई, कस्टमर वैल्यू बढ़ गई। उन्होंने जितना ज्यादा मात्रा में वो वीट उगाएंगे उतना ही उनका कस्टमर लोग लेगा भी, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर का डिमांड क्या होता है, कस्टमर बिना खाए पिए तो रहेगा नहीं और सभी लोग तो खेती करेंगे नहीं। तो जितना वो अच्छी क्वालिटी का वो वीट उगाएंगे, आप देखो वीट भी उगाने के दो तरीके, अगर वो अच्छी क्वालिटी की उगाएंगे तो उसकी कस्टमर वैल्यूज और भी बढ़ेगी, अगर वो कम उगाएंगे मतलब लो ग्रेड क्वालिटी का उगाएंगे तो उनकी कस्टमर वैल्यूज घट जाएगी, कोई उनसे लेगा ही नहीं, तो उनका वैल्यू क्रिएशन क्या हुआ, डाउन हो गया। और अगर उन्होंने अपनी वीट में अच्छी क्वालिटी का यूज कर दिया, ठीक है, जैसे जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह आते हैं, जितने केमिकल होते हैं, उन्होंने अपने वीट को क्या बना दिया, केमिकल फ्री बना दिया, और वही मार्केट प्राइस में वो बेच रहे हैं जो अभी केमिकल वाले जितने भी फूड मटेरियल है वो बिक रहे हैं, उतना में ही उन्होंने केमिकल फ्री मार्केट में अपना वीट बेचा। तो इनकी क्या हो गई, इनकी ग्रोथ हो जाएगी, इनकी कस्टमर वैल्यूज बढ़ जाएगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, केमिकल फ्री बनाया है अपने प्रोडक्ट को। और अगर ये केमिकल फ्री भी है, अगर ये मार्केट में अपने प्राइस को गेन भी रखते हैं नॉर्मल मार्केट से, जो नॉर्मल मार्केट में बिक रही है अभी वीट जो भी, अगर ये केमिकल फ्री रख के भी अपने वीट की प्राइस अगर बढ़ाते हैं ना, तो भी कस्टमर वैल्यू इनकी बढ़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर को क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए और अच्छी क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, यही उनका दो नीड्स होता है कि उन्हें एक अच्छी क्वालिटी मिले और अच्छी क्वांटिटी मिले। तभी तो देखो कितने टाइप के आटा वगैरह आते हैं जो ऐसे लोग एडवर्टाइज करते हैं, ये केमिकल फ्री है, ये फिर डायरेक्ट फार्मर के यहाँ से उग के आपके घरों में आ रहा है, इस तरीके के ऐड चल रहे होते हैं। तो ये सब ऐड देख के क्या होता है, कस्टमर का डिमांड बढ़ता है, अरे यहाँ तो केमिकल फ्री मिल रहा है, चलो 5 रुपए ज्यादा ही है, कोई बात नहीं, हम खरीद लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो लोग कस्टमर वैल्यूज बढ़ाते हैं। यही होता है वैल्यू क्रिएशन, कि आप किस तरीके से आप अपना वैल्यू बढ़ा रहे हो। अब देखो लास्ट क्या है, वैल्यू क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। वैल्यू क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बिजनेस के लिए, बहुत ही, क्योंकि अल्टीमेटली यही आपको ग्रोथ दिलाती है, ठीक है, और मार्केट में आपको कंपटीशन के तौर पे खड़ी रखती है, कंपटीटर के तौर पे खड़ी रहती है। तो देखो वैल्यू ऑफ क्रिएशन क्यों चाहिए बिजनेस में, ये आपको क्या करती है, कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी क्वालिटी से, डिजाइन से या डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको आपको ग्रास्प करने में हेल्प करती है, ठीक है। अगर आप कस्टमर भी, मैंने एग्जांपल दिया कि कस्टमर को अगर केमिकल फ्री फूडिंग मिल रहा है तो वो क्या करेंगे, 5 रुपए ज्यादा भी है ना तो भी वो खरीद लेंगे। तो ये क्या करती है, कस्टमर ग्रैप्स करने में भी हेल्प करती है। देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इट अट्रैक्ट कस्टमर, इन्वेस्टर एंड अदर स्टेक होल्डर। देखो जब आप अपनी कंपनी की वैल्यूज बढ़ाते हो, कस्टमर वैल्यूज अगर आप बढ़ाते हो तो आपका क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट में वैल्यूज बढ़ा रहे हो, वैल्यूज को क्रिएट कर रहे हो अपने बिजनेस में, तो उससे क्या होता है, कस्टमर का अट्रैक्शन होता है। साथ ही जब कस्टमर अट्रैक्ट होंगे तो कस्टमर वैल्यूज बढ़ेगा, कस्टमर वैल्यूज अगर बढ़ा तो आपके पास स्टेक होल्डर के वैल्यूज भी आपके बढ़ेंगे, तो स्टेक होल्डर भी आपसे अट्रैक्ट होंगे, वो आपके बिजनेस में पैसे लगाएंगे। तीसरा देखो,
तीसरा क्या दे रहा है, इट क्रिएट्स ऑर्गेनाइजेशन पर्पस स्ट्रेटजी एंड बिजनेस मॉडल टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रिसोर्सेज कैपिटल एंड रिलेशनशिप एंड इंटीग्रेटिव। ये देखो ये क्या करती है, वैल्यू क्रिएशन आपको क्या करती है, क्रिएट करके देती है कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कौन कौन सी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसा बिजनेस मॉडल होना चाहिए, किससे रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज उनको मिल रहे हैं, जो भी कैपिटल उनको मिल रही है, जो भी उनको स्टेक होल्डर से रिलेशनशिप प्रोवाइड की जा रही है। तो इन सब चीजों को सोच के क्या किया जाता है, वैल्यू क्रिएशन आपको ऑर्गेनाइजेशन बनाने में भी हेल्प करता है, जिससे आपको क्या हो सके, एक इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन रहे, बनी रहे, मेंटेन रहे या बनी रहे। अब देखो चौथा पॉइंट क्या, इट डिलीवर स्टेक होल्डर थ्रू रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट एन अप्रोप्रिएट प्राइस। मतलब यह क्या कहते हैं, उचित प्राइस पर अपने रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट को या सर्विस को क्या करती है, स्टेक होल्डर अपने स्टेक होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी हेल्प करती है। ठीक है। पांचवा क्या, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग एंड प्रोटेक्टिंग वैल्यू इंटरनली एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर एंड कस्टमर। देखो ये आपकी क्या करती है, आपकी जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी वैल्यू को प्रोडक्ट इंटरनली प्रोटेक्ट करने में या उसको बनाए रखने में या फिर उसको शेयर होल्डर और कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। अब देखो एक लास्ट क्या कह रहा है आपको, हाउ टू मैनेज वैल्यू क्रिएशन। आप वैल्यू क्रिएशन को कैसे मैनेज कर सकते हो, मैनेज वैल्यू क्रिएशन। देखो पहला पॉइंट क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट। आप अगर आप अब जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी अगर आप क्वालिटी की इफेक्टिवनेस या उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज करके रखते हो तो इससे क्या होती है, आपकी बिजनेस की वैल्यूज या आपकी प्रोडक्शन वैल्यूज क्या होती है, बढ़ती है। कस्टमर डिमांड बढ़ता है, इससे आपकी क्या होती है, कस्टमर वैल्यूज बढ़ती है। लास्टली इकोनॉमिक एक्सचेंज में आपको ग्रोथ मिलती है। ओके, तो आपके पास क्या होता है, ये सारी चीजें क्वालिटी मैनेजमेंट ही देखता है कि किस तरीके से आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो और आप अपने प्रोडक्ट की डिग्री ऑफ लेवल ऑफ एक्सेलेंस मेंटेन करके रख रहे हो कि नहीं। तो क्वालिटी मैनेजमेंट आप लास्टली ये सारे टास्क को देखती है। ठीक है, कि आप कैसे प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें अपनी डिग्री ऑफ लेवल ऑफ एक्सेलेंस मेंटेन कर रहे हो कि नहीं। दूसरा क्या है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज इट इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी पॉलिसी। इसमें आप क्या करते हो, क्वालिटी की क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए, फिर क्या कहते हो आप अपनी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उससे रिलेटेड जो भी क्वालिटी आपको प्लान करनी है या फिर जो भी क्वालिटी आपको एश्योर करनी है उसमें आपको हेल्प मिलती है। और क्या आप करते हो, क्वालिटी को कंट्रोल करके रखते हो और साथ में ही क्या करते हो, क्वालिटी की भी इंप्रूवमेंट करते हो। ठीक है। तीसरा क्या दिया हुआ, एबिलिटी टू अट्रैक्ट डेवलप एंड कीप टैलेंटेड पीपल। अट्रैक्ट, डेवलप और कीप टैलेंटेड पीपल। देखो इसका मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा क्या ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे वो कस्टमर को अट्रैक्ट करके रखे, अपनी अच्छी प्रोडक्शन, अपनी क्वालिटी बेस या जो भी प्रोडक्शन वो कर रहे हैं उसमें अपनी परफॉर्मेंस या उसमें अपने इफेक्टिवनेस बना के रखे। और जो भी एम्प्लॉयर हैं, जो भी वो एम्प्लॉयर हायर कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर टैलेंटेड या फिर स्किल बेस्ड एम्प्लॉयर उनको हायर करनी चाहिए। इससे आप भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें क्या बनती है, क्वालिटी बनी रहती है। इससे आपकी क्या होती है, कस्टमर के अट्रैक्शन भी बना रहता है। चौथा देखो, यूज ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स। कॉर्पोरेट एसेट्स मतलब क्या होता है, देखो कॉर्पोरेट एसेट्स बेसिकली किसको कहा जाता है, स्टेक होल्डर को, इन्वेस्टर को, जो आप में पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, वही होता है। तो उनका एज एसेट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। मतलब एसेट्स जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी तरीके के बिजनेस के। यही आपको ओवरऑल क्या डिसाइड करती है, आपके बिजनेस की प्रॉफिट डिसाइड करती है, बिजनेस को इंप्रूव करने में भी हेल्प करती है, साथ में बिजनेस की वैल्यू भी बनाई रखी रहती है और साथ में आपकी बिजनेस भी रनिंग वे में रहती है। तो आपको एक प्रॉपर कॉर्पोरेट एसेट जो भी आपको प्रोवाइड हो रही है उसकी आपको क्या होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होना चाहिए, अटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप अपने कॉर्पोरेट एसेट्स को कैसे यूज करो। ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल साउंडनेस। फाइनेंशियल साउंडनेस क्या होता है कि आप कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो तो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कब कैसी रह रही है।
ठीक है। तो इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर रहनी चाहिए। इससे भी आपकी क्या होती है, वैल्यू ऑफ क्रिएशन को मैनेज किया जाता है। तो मेन एरिया ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस दैट शुड बी एग्जामिन। जो भी मेन एरिया होते हैं फाइनेंशियल साउंडनेस के, उसको हमेशा क्या करते रहने चाहिए, एग्जामिन करते रहने चाहिए। ठीक है, कि आपकी लिक्विडिटी कैसी है, सॉल्वेंसी आपके बिजनेस की कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कंपनी की इफिशियंसी ढंग से ऑपरेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, फाइनेंशियल साउंडनेस आपको हमेशा एग्जामिन करते रहना है। इसमें देखो लिक्विडिटी सॉल्वेंसी क्या होती है, लिक्विडिटी आती है आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब आप शॉर्ट टर्म में आपके बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है। और सॉल्वेंसी क्या होती है, सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म में आपके बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी कैसी है। तो इसको आपको हमेशा क्या करना है, फाइनेंशियल साउंडनेस को हमेशा एग्जामिन करते रहना चाहिए। इससे आपकी क्या होती है, वैल्यू ऑफ क्रिएशन मैनेज होती है। छठा क्या है, कैपेसिटी टू मूव, इनोवेट। Innovation capacity refers to produce, exploit new products, services और process over long period of time। देखो इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि हमेशा कस्टमर का डिमांड ही होता है कि उन्हें कुछ नया प्रोडक्ट मिले, उन्हें न्यू या फिर जो भी प्रोडक्ट उन्हें मिल रहा है वो क्या मिले, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो, वो पहले से ज्यादा अच्छा हो। तो एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनोवेशन सिस्टम, इनोवेशन प्रोसेस हमेशा क्या हो, कंटिन्यू रहे, जिससे आपकी बिजनेस की ग्रोथ बनी रहे। और अगर आप इनोवेशन अपने प्रोडक्ट में कर रहे हो तो इससे भी आपकी वैल्यू क्रिएट होती है आपके प्रोडक्ट की। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई हो। मैंने पूरी ट्राई की आप लोगों को समझाने की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एक लास्ट टॉपिक बच गया है, क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग एंटरप्राइजिंग मॉडल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। एक टॉपिक और है आपकी बची हुई, अगले सेशन में आपका ये यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, ज्यादा दिन है भी नहीं। मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों को जल्दी जल्दी सारा यूनिट आपको प्रोवाइड करके दे दूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कहीं भी कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है, कोई भी आपको क्वेरीज लग रही है या कहीं आपको लग रहा है कि मैंने मिस्टेक किया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। इससे मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं अपनी गलतियों को भी सुधारूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।